Assalamu alaikum, BDS second year. If you can hear me, please let me know so that I can actually start the lecture. Assalamu alaikum, Dr. Nadia here. Today I've exchanged your BS lecture with dental materials lecture. BS department will take your lecture tomorrow at 12 o'clock. Okay? We'll start with the new section of dental polymers. Dental polymers are a significant part of dentistry because they have so many applications in dentistry. मेटल्स की जिस तरह एक बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है, इसी तरह से पॉलीमर्स और रेजिन्स की भी बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है. बट बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग द स्पेशलाइज्ड applications of dental polymers, it is important for all of you to know about the structure of polymers. What are actually dental polymers? What is their classification? Where we usually use dental polymers, ठीक है, co-polymerization, mechanism of polymerization, etc. etc. ठीक है. As you all are aware of the fact that polymers are long chain molecules and they are made by joining of multiple smaller unit molecules which are called monomers. ठीक है. बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन होके एक पॉलीमर बनाते हैं. पॉलीमर बनने के इस सारे प्रोसेस में देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है आपके ओवरऑल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में. इसमें कुछ मॉडिफायर्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मोनोमर्स को इनिशिएट करती हैं, जैसे इनिशिएटर आपने पढ़ा कंपोजिट रेजिन्स में. कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो उसको एक्टिवेट करते हैं या कैटलाइज करते हैं, दोज आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स और कैटलिस्ट्स, और इस सब से मोनोमर्स बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं. मल्टीपल पॉलीमर चेन्स व्हेन दे आर मेड दे जॉइंट टुगेदर थ्रू क्रॉस लिंकिंग. यानी पॉलीमर चेन बनी, दूसरी पॉलीमर चेन बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, पांचवी बनी. जब तक ये पॉलीमर चेन्स बनती रहेंगी आपका मटेरियल सॉफ्ट या प्लास्टिक फॉर्म में होगा. लेकिन जब आप उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे, उसको पॉलीमराइज करने की कोशिश करेंगे या उसको कोई ऐसा स्टिमुलेंट देंगे जो क्रॉस लिंकिंग कर सके, तो वो पॉलीमर चेन्स आपस में ज्वाइन होना शुरू हो जाएंगे. वंस दे ज्वाइन टुगेदर तो आपका वो मटेरियल जो प्लास्टिक या फ्लोई स्टेट में है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा. जिस पॉलीमर में क्रॉस लिंकिंग एजेंट जितना ज़्यादा होगा, क्रॉस लिंकिंग उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा पॉलीमर चेन्स आपस में ज्वाइन करेंगी and the resultant material will be stiff. जितनी पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस में क्रॉस लिंकिंग कम होगी, स्टिफनेस कम होगी, और जितनी क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा होगी, स्टिफनेस ज़्यादा होगी. ठीक है, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. सो पॉलीमर इज़ अ केमिकल कंपाउंड विच हैज़ जाइंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दे आर विच आर जाइंट मॉलिक्यूल्स. इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं. और पॉली मीन्स मैनी. बहुत सारे repeating units which are called monomers, they join together to make a macromolecule which is called a polymer. Monomer are small repeating units and polymers are macromolecules. They are large units. Okay? They are a large compound. Plastics and rubbers, they are all considered as polymers. Okay? There is a brief classification of polymers. हमारे पास tabular form में आ रही है. We have synthetic polymers and we have natural polymers. ये वो polymers हैं जो डेंटिस्ट्री या मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं. ये सिर्फ उनकी बात हो रही है. Synthetic polymers are classified as thermoplastic polymers, elastomers and thermoset polymers. ठीक है. And natural polymers are protein and polynucleotides जो कि हमारी बॉडी में है. इसमें DNA, RNA वगैरह ये सब polymers हैं. And we have polysaccharides. जिससे हमारी बॉडी में कोलेजन है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है. इसके अलावा जो जितनी भी कहना चाहिए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स हैं हमारी बॉडी में, वो सब की सब भी नेचुरल पॉलीमर्स हैं. इसमें से आपने इलास्टोमर्स का नाम सुना हुआ है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर इलास्टोमर्स? आपने इससे पहले इंप्रेशन मटेरियल्स में इलास्टोमर्स पढ़े. लेट्स रिपीट कि व्हाट आर इलास्टोमर्स और इलास्टोमर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं.
इलास्टोमर्स कौन से मटेरियल्स होते हैं? जस्ट टेल मी व्हाट आर इलास्टोमर्स। नाम से देख के बताइए, आपने इंप्रेशन मटेरियल्स में इसका टेस्ट भी दिया हुआ है। इलास्टोमर्स आर नॉन एक्विस impression materials, ठीक है। And as the name suggests, what are their properties? Elastomers, they are elastic enough, ठीक है, they are elastic enough. Once you stretch them, they'll regain their original position. आप जब वो स्ट्रेस हटा देंगे, it's like an elastic, कि ये स्ट्रेच होंगे और उसके बाद अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। That's the reason they are called elastomers, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स कौन से होते हैं? एनी आइडिया? केमिस्ट्री में आपने पढ़े हुए होंगे। इकरा, ये आपने डायमेंशनली स्टेबल या एबल टू ट्रांसफॉर्म थर्मोप्लास्टिक का बताया है कि इलास्टोमर्स का बताया है? आई एक्चुअली वांट टू कंफर्म। ओके, थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर्स होते हैं जिन्हें आप जब हीट देते हैं तो वो हार्ड फॉर्म में आ जाते हैं, यानी वैसे वो प्लास्टिक फॉर्म में होते हैं, और जो जब उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, जो वो हार्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, रिवर्सिबल मटेरियल्स। अच्छा, लेट्स सी, अभी हम देखते हैं। थर्मो मीन्स टेम्परेचर, प्लास्टिक मीन्स एक ऐसी स्टेट जो रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, जो रिवर्सिबल नहीं है। थर्मोप्लास्टिक वो मटेरियल्स होते हैं जब आप उन पे हीट अप्लाई करते हैं तो वो एक सॉफ्ट या फ्लोई स्टेट से एक हार्ड या स्टिफ स्टेट में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम प्लास्टिक स्टेट कहते हैं। यस, दे एक्चुअली क्योर और पॉलीमराइज बाय फिजिकल रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं कि हीट, ठीक है। और ये हीट से हार्ड होना शुरू होते हैं और उससे पहले आप इनको जो भी फॉर्म या शेप दें ये ले लेते हैं, ठीक है। थर्मोसेट होते हैं जिन पे हीट का असर नहीं होता। ये वो पॉलीमर्स हैं जिनका जो फेज चेंज के लिए सिग्निफिकेंटली आपको हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेचुरल जो हमारी बॉडी में है, दोज आर प्रोटीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉली मीन्स सो मेनी यूनिट्स, और वी हैव पॉलीसेकेराइड्स जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। ये हमारी बॉडी में भी मौजूद होते हैं और हम डाइट से भी इनको ले सकते हैं। अच्छा, दिस वाज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। वी हैव होमोपॉलीमर्स एंड वी हैव हेट्रोपॉलीमर्स। ये कभी ज़रूरी नहीं होता कि पॉलीमर के जितने मोनोमर्स हैं वो एक ही तरह के हों। उसमें मुख्तलिफ मोनोमर ज्वाइन करके भी एक पॉलीमर बना सकते हैं और उसमें सेम मोनोमर्स ज्वाइन करके भी पॉलीमर बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये देखिए, इसमें डिफरेंट पॉलीमर्स हैं, ठीक है। ये सिंगल पॉलीमर है जिसमें, जो कि होमोपॉलीमर है, इसमें एक ही तरह के मोनोमर्स हैं। ये हेट्रोपॉलीमर हो सकता है क्योंकि इसमें दो मुख्तलिफ तरह के मोनोमर्स हैं, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल कि polymers are either homopolymers or they are heteropolymers. When a polymer is formed from a single type of a monomer, they are called homopolymer, and when they are formed from different types of monomer, they are called heteropolymer. Heteropolymers are definitely, they are high molecular weight polymers, ठीक है। They are more stiff, they are more hard, क्योंकि उनमें जितने मल्टीपल मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन करते हैं उन सब की डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं, ठीक है। होमोपॉलीमर्स जो हैं वो यूजुअली स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। मैं बेटा इस वक्त स्लाइड नंबर 3 पर हूँ, आई गेस स्लाइड नहीं चेंज हो रही। अब स्लाइड नंबर 1, दिस इज स्लाइड नंबर 2 जहाँ पे हमारे पास कंटेंट्स थे। दिस इज स्लाइड नंबर 3। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, आई गॉट इट। आई एम चेंजिंग द स्लाइड्स नाउ। आप जरा दोबारा देखिए, दोबारा शेयर कर लूँ। We are at slide number 1 right now. This is slide number 2, which was about table of contents.
दिस इज स्लाइड नंबर 3, पॉलीमर्स, डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर्स, ये सब कुछ जो आ रहा है. दिस इज स्लाइड नंबर 4, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. ठीक है, नजर आ रहा है आपको? अभी भी नहीं चेंज हो रहा? लेट मी चेक अगेन. अभी भी नहीं हो रहा. वी आर एट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. ठीक है, जस्ट चेक एंड लेट मी नो आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा. हाँ, अब इट्स विजिबल. वी वर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. आपने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स की स्लाइड देखी है? वो आपको नजर आई है? या जो इससे पिछली स्लाइड्स हैं वो आपको नजर आई हैं तो मुझे बताइए, नहीं नजर आई तो फिर हम उनको दोबारा ट्राई करते हैं. ओके तहरीम, आपने पिछली स्लाइड्स नहीं देखी. ठीक है, हमने बात की थी कि पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट मोनोमर्स को जॉइन करने के बाद बनते हैं. ठीक है, प्लास्टिक्स एंड रबर्स, दे आर ऑल कॉल्ड पॉलीमर्स. ठीक है, एंड वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉलीमर्स इन डेंटिस्ट्री. बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं. हियर इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है, मगर कोशिश ये की गई है इसमें उन पॉलीमर्स को ऐड किया जाए जो कि मेडिकल में और डेंटिस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं. उसमें वी हैव सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड वी हैव नेचुरल पॉलीमर्स. फॉर नेचुरल पॉलीमर्स वी हैव आरएनए, डीएनए जो हमारी बॉडीज़ में है, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह. एंड वी हैव कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक पॉलीसेकेराइड्स, जिसमें कोलेजन है आपका, और हाइलोरॉनिक एसिड वगैरह इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं. हमारी बॉडी में भी हैं और हम अपनी डाइट से भी इनको लेते हैं. सिंथेटिक पॉलीमर्स आर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, वी हैव इलास्टोमर्स एंड वी हैव थर्मोसेट पॉलीमर्स. थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर्स हैं जिनका फेज चेंज होता है, जिनकी शेप चेंज होती है ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट. और थर्मोसेट पॉलीमर्स वो हैं जो कि जिनमें कोई फेस चेंज नहीं आता हीट पे. ठीक है, जिस तरह से थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर जो सरप्राइजिंगली सॉफ्ट या फ्लोई या डोई फॉर्म में होते हैं, डो की तरह होते हैं, आटे की डो की तरह, और जब आप इन्हें हीट देते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं. सरप्राइजिंगली अगर आप वैसे किसी चीज़ को हीट दें तो वो मेल्ट करती है, लेकिन ये वो पॉलीमर्स है जिनको आप हीट दें तो उनकी क्योरिंग शुरू हो जाती है और क्रॉस लिंकिंग शुरू हो जाती है. मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन करके एक पॉलीमर बनाते हैं, और जब मल्टीपल पॉलीमर चेन्स आपस में ज्वाइन होती हैं तो आपका पॉलीमर हार्ड होना शुरू हो जाता है, स्टिफ होना शुरू हो जाता है. इस प्रोसेस को क्रॉस लिंकिंग कहते हैं. जैसे आपके पास एक पॉलीमर चेन बनी, मैं आपको भी दिखाती हूँ एक पिक्चर. ये पॉलीमर चेन बनी, एक ये पॉलीमर चेन बनी, ये पॉलीमर चेन बनी. एक क्रॉस लिंकिंग एजेंट पॉलीमर्स में डाला गया होता है, उसकी वजह से फिर ये सारी चेन्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं. जब पॉलीमर चेन्स आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉस लिंकिंग, एंड दिस क्रॉस लिंकिंग रिजल्ट्स इन स्टिफनेस ऑफ द पॉलीमर. यानी पहले पॉलीमर सॉफ्ट था, डो की फॉर्म में था, नरम था, और जब क्रॉस लिंकिंग शुरू हो गई तो फिर वो पॉलीमर हार्ड और स्टिफ होना शुरू हो गया, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया, सख्त हो गया. जिस पॉलीमर में क्रॉस लिंकिंग जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग और स्टिफ होगा, जिसमें क्रॉस लिंकिंग जितनी कम होगी वो उतना ही लेस स्ट्रॉन्ग होगा और लेस स्टिफ होगा. Polymers are either homopolymers or they are heteropolymers. Homopolymers वो polymers होते हैं जो कि एक सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से बनते हैं. जैसे सारे पॉलीमर सपोज ए ही होंगे, मोनोमर सॉरी. लेकिन फॉर heteropolymers we have different types of monomers which join together to make a polymer. जैसे ए बी सी, मे बी ए बी, इस तरह से डिफरेंट मोनोमर्स ज्वाइन करेंगे डिफरेंट टाइप्स के और वो मिलके एक पॉलीमर बनाएंगे. हेट्रोपॉलीमर का फ़ायदा ये होता है कि यू कैन हैव डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल द जॉइनिंग मोनोमर्स. डिफरेंट मोनोमर्स आप में हैं, आपके पास हैं, और आपके पास उन सब की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. कोई स्टिफ है, कोई स्ट्रॉन्ग है, कोई हार्ड है, कोई डायमेंशनली स्टेबल है, किसी में श्रिंकेज कम हो रही है. तो उन सब की जो मल्टीपल डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब की सब आपको मिल जाएंगी. दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ हेट्रोपॉलीमर. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दो तीन और तरह के पॉलीमर्स आते हैं जिनकी डेंटिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट वी कैन एक्चुअली रीड देम फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर.
इन आइसोटेक्टिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसमें ये होता है कि सारे के सारे सब्स्टिट्यूट्स जो हैं दे आर लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल बैकबोन। यानी एक होता है कि एक बैकबोन होती है और उसकी एक ही तरफ सारे के सारे मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, यानी वो एक ही तरफ लगे हुए होते हैं। सिंडियोटेक्टिक में या सिंटेक्टिक मैक्रोमोलिक्यूल्स में सब्स्टिट्यूट्स जो हैं या मोनोमर्स जो हैं वो ऑल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँगी कि इसका मतलब है कि एक बैकबोन है, ठीक है, एक पूरी प्लेन स्ट्रेट लाइन है, उसके एक तरफ एक ही जैसे पॉलीमर लगे हुए हैं, ए मोनोमर लगे हुए, ए, ठीक है। वो चेन जब दूसरी तरफ जाएगी नीचे या सपोज आगे एक्सटेंड करेगी तो फिर लगेंगे बी 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 बी। सिंडियोटेक्टिक में होता है वो इस तरह से नहीं होता है, वो ऑल्टरनेट पोजीशंस में है मोनोमर, ए बी ए बी ए बी ए बी मे बी, इस तरह से चलते हैं। एटेक्टिक पॉलीमर्स ये होते हैं कि जो जिसमें सब्सटेंस जो हैं वो रैंडमली प्लेस्ड हैं, जैसे ए बी फिर ए फिर बी बी फिर ए बी मे बी, इस तरह से चलता है, ठीक है। जैसे ये है, आप ये देखिए, एक बैकबोन है और उसके साथ एक ही जैसे पॉलीमर चलते आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर भी एक जैसे हैं और ये नीचे भी सारे के सारे एक जैसे हैं। इस पे ऑल्टरनेट है, H3C नीचे है, फिर H, फिर H, फिर इस तरह से, यानी ऑल्टरनेट पे चलेंगे। इस पे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इस पे सारे के सारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अगर ऊपर H H H है और नीचे इस तरह से ये बना हुआ है, मतलब यानी इसका कोई सेट या ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न नहीं है, ये रैंडमली डिवाइडेड है, ठीक है। दिस स्लाइड इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। इस पे मैंने पास पेपर्स में कोई सवाल नहीं देखा, कभी कोई क्वेश्चन इस तरह का नहीं आया कि आइसोटेक्टिक या सिंडियोटेक्टिक या एटेक्टिक पॉलीमर्स के बारे में लिखें, लेकिन सिंस इट वाज इंक्लूडेड इन द सेक्शन ऑफ पॉलीमर्स सो वी हैड टू मेंशन इट, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको इसलिए मेंशन कर देती हूँ कि ताकि जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हैं उन पे आप अपना टाइम वेस्ट ना करें या अपनी एनर्जी ना लगाएं। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। आपने इससे पहले एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, impression materials में भी पढ़ा है, and you have read about these two types of reactions in your chemistry as well. Can anyone tell me what is addition polymerization and what is condensation polymerization? Can anyone tell me what is addition polymerization and what is condensation polymerization? Geomed, polymer is made without elimination of any product, that is actually byproduct, ठीक है। byproduct can be water, it can be alcohol or it can be gas, ठीक है, जैसे hydrogen gas, ठीक है। monomers are joined together to make a polymer structure but there is no elimination of a byproduct, ठीक है। जैसे कि mostly it's water, लेकिन it can be alcohol or it can be gas like hydrogen. In condensation polymerization, there is elimination of a small molecule. ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई चीज़ एलिमिनेट नहीं करी, जितने मोनोमर यूनिट्स ने ज्वाइन किया है उन्होंने मिलके एज इट इज़ एक पॉलीमर बना दिया है, कोई श्रिंकेज नहीं हुई क्योंकि इसमें कोई भी मॉलिक्यूल रिलीज नहीं हुआ। बट इन केस ऑफ कंडेंसेशन, जी इकरा, प्रॉब्ली मैंने शायद बोलते बोलते गलत बोल दिया, कंडेंसेशन में एलिमिनेशन होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में देयर इज़ नो एलिमिनेशन। अब इसका नुकसान क्या होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन में इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि जब वो मल्टीपल मोनोमर यूनिट ज्वाइन करके एक पॉलीमर बनाते हैं, जैसे 1000 मोनोमर्स ने ज्वाइन करके एक पॉलीमर बनाया तो वो पॉलीमर चेन में 1000 के 1000 मोनोमर्स मौजूद हैं। लेकिन इन केस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जब वो 1000 मोनोमर्स ज्वाइन करके एक पॉलीमर चेन बनाएंगे तो उसका वेट उन मोनोमर्स जितना नहीं होगा। जैसे सपोज 1000 मोनोमर्स का वेट अगर 10 ग्राम्स था तो आपके रिजल्टेंट पॉलीमर का वेट 10 ग्राम से कम होगा, क्योंकि उसमें वाटर, गैस,
या इथाइल अल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट वो रिलीज हो गई भी है। तो सपोज इट कैन बी, फॉर एग्जांपल इट्स 8 ग्राम और 8.5 ग्राम्स, दिस रिजल्ट्स इन श्रिंकेज। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है पॉलीमर का वो श्रिंक हो जाता है, यानी जो एक्सपेक्टेड था उससे श्रिंक हो गया, एज इन केस ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है जी। पॉलीमराइजेशन टेक्स 3-4 stages. ठीक है, they are the process of polymerization starts by activation. ठीक है, एक्टिवेशन कैसे होती है कि एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। अमूमन एक्टिवेटर्स जो हैं वो स्टिमुलेंट होते हैं। जो मटेरियल्स केमिकली क्योर्ड होते हैं या केमिकल पॉलीमराइजेशन जिनमें होती है, जैसे हम कल पढ़ रहे थे कि रेजिन सीमेंट्स होते हैं जो केमिकल क्योर हैं, लाइट क्योर हैं। इसी तरह से आपने पहले डेंटल कॉम्पोजिट्स पढ़े हैं जो सेल्फ क्योर डेंटल कॉम्पोजिट्स या केमिकल क्योर कॉम्पोजिट्स थे, और इसके अलावा लाइट क्योर कॉम्पोजिट्स थे। लाइट, हीट या कोई केमिकल लाइक टर्शरी एमाइन, दे आर ऑल द एक्टिवेटर्स। ठीक है, ये सब के सब एक्टिवेट कर रहे हैं सिस्टम को। ये सब के सब जो हैं वो स्टिमुलेंट हैं जो कि फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन स्टिमुलेंट्स के फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करने की वजह से ये होता है कि ये फ्री रेडिकल्स जो हैं आपके पॉलीमर में जी, कैन यू हेयर मी? जी क्लास, ठीक है, ओके ओके। I told you that the process of polymerization takes place in 4 stages. There is activation, there is initiation, there is propagation, and there is termination. We actually have an activator in a polymer, we actually have an initiator in the polymer. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मोनोमर्स होते हैं और ये सब 3 चीज़ें मिलके इस प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। एक्टिवेटर हमेशा एक स्टिमुलेंट होता है, इट कैन बी हीट, इट कैन बी लाइट और इट कैन बी अ केमिकल। ठीक है, ये एक्टिवेटर एक्चुअली इनिशिएटर को डीकम्पोज करता है, उसको बर्स्ट करता है। जैसे हमारे पास कॉम्पोजिट रेजन्स के केस में वी हैव बेंजोइल पेरोक्साइड एज एन इनिशिएटर। ठीक है, दिस इनिशिएटर इज बीइंग डीकम्पोज्ड बाय एन एक्टिवेटर जो कि लाइट है, हीट है, ये टर्शरी एमाइन है। Once it decomposes the initiator will release free radicals. अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, वो जो इतने सारे मोनोमर यूनिट्स पड़े हुए हैं जिनके दरमियान कार्बन एटम से बॉन्ड्स बने हुए हैं, दे विल ब्रेक दोज बॉन्ड्स। ठीक है, दे विल ब्रेक दोज बॉन्ड्स एंड दे विल जॉइन द मोनोमर्स टुगेदर। ठीक है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक फ्री रेडिकल्स की सप्लाई बंद नहीं हो जाती। और फ्री रेडिकल्स की सप्लाई कब बंद होगी, जब आपका सारे का सारा एक्टिवेटर केमिकल कंज्यूम हो जाएगा, या फिर जब आप लाइट देना बंद कर देंगे, या फिर जब आप हीट देना बंद कर देंगे। ठीक है, जब आप ये सब कुछ बंद कर देंगे, चूंकि फ्री रेडिकल्स की सप्लाई ख़त्म हो गई, तो अब आपका रिएक्शन जो है वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, द समरी ऑफ दिस स्लाइड इज दैट एक्टिवेटर ब्रेक्स इनिशिएटर to give free radicals. Free radicals in turn break the bond between the monomers, ठीक है, and will join them, and the process continues until or unless the free radical is tied up. Tied up means कि वो उसको रोक लिया जाए, या तो लाइट को रोक के या हीट को रोक के, या फिर आपका सारे का सारा जो एक्टिवेटेड सोल्यूशन है, केमिकल है, वो कंज्यूम हो जाए। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फ्री रेडिकल्स निकलना बंद हो जाएंगे और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो है वो प्रोपिगेट करना या प्रोग्रेस करना बंद कर देगा। ठीक है, so we have polymerization in 4 stages. There's a activation, initiation, propagation and termination. इस पे क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स में, इसलिए स्लाइड पे मैंने डिटेल से मेंशन किया है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट पेपर्स में कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ पॉलीमराइजेशन इन डेंटल पॉलीमर्स। दीज आर 4 स्टेजेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। और सिंस इट वाज इन UQs, मे बी कोई बहुत पुराने किसी पेपर में मैंने देखा था, रिसेंट में शायद ना हो, लेकिन दैट्स द रीजन कि द स्लाइड हैज़ बीन एडेड इन डिटेल।
हमारे पास पॉलीमर्स के अलावा ओलिगोमर्स भी आते हैं। ओलिगोमर्स भी पॉलीमर्स ही होते हैं लेकिन उनके यूनिट्स कम होते हैं। पॉलीमर्स लॉन्ग चेन होते हैं, ओलिगोमर्स जो होते हैं वो स्मॉल चेन होते हैं, स्मॉल चेन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और उसमें भी मोनोमर्स ही ज्वाइन होते हैं लेकिन उसकी केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंट होती है। What is the topology of polymer chains? Topology means physical shape and state. हमारे पास या तो लीनियर पॉलीमर्स हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट बनते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में एक ही बैकबोन में बहुत सारे मोनोमर यूनिट्स ने ज्वाइन किया और उन्होंने मिलकर एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर बना दिया, ऐसे। दूसरे होते हैं नॉन लीनियर या ब्रांच्ड पॉलीमर, ठीक है। इसमें होता है कि एक पॉलीमर बैकबोन होती है, जिस देखें ये एक बैकबोन है, जिस तरह देखें ये एक बैकबोन है और इसके साथ डिफरेंट ब्रांचेस देख ली गई हैं, ठीक है। तो दीज आर नॉन लीनियर पॉलीमर्स, जहाँ पे मोनोमर यूनिट्स जो हैं वो एक बैकबोन के साथ भी अटैच्ड है और उस बैकबोन के साथ मल्टीपल ब्रांचेस देख ली हुई जिस पे डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन, ठीक है। ये पॉलीमर्स है जो हम डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। ये इलास्टोमर है, इट्स एन इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल, और इस इम्प्रेशन के ऊपर पेशेंट के इस तरह से डेंचर्स बनाए जाते हैं विद एक्रेलिक रेजिन्स। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन इट इज अबाउट डेंचर बेस्ड एक्रेलिक रेजिन्स। ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं। इनको बिल्कुल डो की या आटे की पेड़े की फॉर्म में डाला जाता है हीट प्रेस फ्लास्क में, और जब हीट दी जाती है उसके साथ ये हार्ड हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं और ये इस तरह का पॉलीमर बन जाता है। यानी सरप्राइजिंगली हीट देने के बाद ये ऐसा बनता है। वरना अमूमन होता है कि आप जब हीट दे रहे हैं तो चीज़ें मेल्ट कर रही हैं, बट इन दिस केस दे आर नॉट एक्चुअली मेल्टिंग, they are actually making this stiff या hard form after application of heat, ठीक है। हम डेंचर बेस्ड एक्रेलिक रेजिन्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक और वो इस तरह के होंगे। डेंचर इस तरह का होता है, इसमें एक डेंचर बेस होती है, इसमें डेंचर टीथ होते हैं। इस वक्त आपको जो ये नजर आ रहा है कि ये भी पॉलीमर का बना हुआ है और ये डेंचर टीथ भी पॉलीमर के बने हुए हैं। पॉलीमर कौन सा? एक्रेलिक रेजिन्स। और एक्रेलिक रेजिन्स का केमिकल नेम क्या है? मिथाइल मेथ एक्रेलेट, पॉलीमिथाइल मेथ एक्रेलेट। ये दोनों चीजें पॉलीमिथाइल मेथ एक्रेलेट की बनी हुई हैं। Junior prosthodontics में you were supposed to do this exercise in the labs, but unfortunately we cannot go for the labs due to lockdown. तो इस वजह से फिर ये चीज़ आपकी मिस हो रही है। अदरवाइज अगर आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम में आप साथ साथ जूनियर प्रोस्टो में ये डेंचर बना रहे होते तो आपको मेरी बात ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ रही होती। Anyways, these are the examples of polymer applications in dentistry. फिर हम पॉलीमर्स यूज करते हैं डेंचर टीथ में और डेंचर बेस बनाने के लिए। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ डेंचर, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कंप्लीट डेंचर, ठीक है। पेशेंट के सारे दांत मिसिंग है और वो सारे के सारे दांत आपने रिप्लेस किए। इट इज अ रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर, ठीक है। इट्स रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर विच इज मेड ऑफ डेंचर बेस्ड एक्रेलिक रेजिन्स। डेंचर बेस्ड एक्रेलिक रेजिन्स का जो दूसरा नाम है दैट इज पॉलीमिथाइल मेथ एक्रेलेट। This polymethyl methacrylate is used to make this denture base and these denture teeth both. ये दोनों के दोनों उसी से बने हैं, ठीक है। A denture is the substitution of the missing structures of the patient's mouth. Missing oral structures में आपके आते हैं missing teeth. अगर इसमें कम दांत होते जैसे कि 2 या 4 दांत तो इसका मतलब है कि पेशेंट वॉज डेंटेड, उसके सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 दांत मिसिंग है। बट और उस केस में आप उसको कहेंगे वो पार्शियल डेंचर है। बट इन केस ऑफ कंप्लीट डेंचर दिस इज एक्चुअली द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल द मिसिंग टीथ इन द पेशेंट्स जॉ, ठीक है। आपके सामने इस वक्त जो पिक्चर है इट इज ऑफ कंप्लीट डेंचर। ये एरिया पैलेटल वॉल्ट में जाके एडजस्ट करता है और ये जो डेंचर है ये इस तरह से लगता है कि जो आपका लेबियल फ्रेंडम है उसके साथ ही अटैच होता है और इस तरह से ये बकल फ्रेंडम के साथ जाके लॉक होता है। जो बकल साइड पे एरिया है दैट इज कॉल्ड बकल फ्लेंज। जो लेवल साइड पे जो बाहर की तरफ एरिया आएगा इस तरफ नीचे की तरफ दैट इज कॉल्ड लेबियल फ्लेंज, ठीक है। दिस इज पैरेटल वॉल, ठीक है। इस तरह से इसको एडजस्ट किया जाता है। और डेंचर मेकिंग के प्रोसेस जो है दैट एक्चुअली स्टार्ट्स विद टेकिंग द इम्प्रेशन ऑफ अ पेशेंट। अमूमन कंप्लीट डेंचर के लिए आप हमेशा पेशेंट के इम्प्रेशन कोशिश करते हैं इलास्टोमर्स में लें या इम्प्रेशन कंपाउंड में लें। ये जो इम्प्रेशन आपको इस वक्त नज़र आ रहा है ये कंप्लीट डेंचर का इम्प्रेशन नहीं है, ये क्राउन का इम्प्रेशन है, ठीक है। ये दो पिक्चर्स इंटर रिलेटेड नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। अगर ये कंप्लीट डेंचर का इम्प्रेशन होता तो ये दांतों के
प्रिंट्स आपको ना नज़र आए तो जगह बिल्कुल प्लेन होगी, क्योंकि पेशेंट के मुंह में दांत नहीं है। अगर पेशेंट के मुंह में दांत हो तो इस तरह के इम्प्रिंट्स नज़र आते हैं। और कंप्लीट डेंचर मेकिंग के लिए हम हमेशा इम्प्रेशन कंपाउंड या इलास्टोमर्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो इलास्टिक होते हैं और वो फ्लोई होते हैं। इम्प्रेशन कंपाउंड इज़ नॉट इलास्टिक, उसके साथ थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इम्प्रेशन कंपाउंड इज स्टिफ एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और रीयूजेबल है। तो दैट्स द रीज़न कि हम इम्प्रेशन कंपाउंड को यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्लीट डेंचर का इम्प्रेशन लेना जो है दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। अगर ये इम्प्रेशन आप इलास्टोमर्स में ले तो इलास्टोमर्स आर एक्सपेंसिव और उनको बार बार उस इम्प्रेशन को रिपीट नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन इम्प्रेशन कंपाउंड में ये होता है कि वो इम्प्रेशन कंपाउंड के साथ आप वो इम्प्रेशन कंपाउंड को बार बार गर्म पानी में डाल के उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं और बार बार उसको इम्प्रेशन को ले सकते हैं। पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्योरिंग वी हैव, या रेजन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्योरिंग, हमारे पास 4 तरह के रेजन्स आते हैं डेंटिस्ट्री में। दे आर आइदर हीट क्योर्ड, दे आर आइदर कोल्ड क्योर्ड, दे आर आइदर लाइट क्योर्ड, और दे आर आइदर पोर एंड क्योर रेजन्स। हीट क्योर्ड रेजन्स वो हैं, वो पॉलीमर्स हैं जिनको आप हीट देंगे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जैसे कि ये हीट पे हार्ड हुए इस तरह के, ठीक है। कोल्ड क्योर वो हैं जिनके अंदर ही कोई केमिकल मौजूद है, यानी वो 2 पेस्ट का सिस्टम है या 2 तरह की डोज है, 2 डिफरेंट डब्बों में, एक डब्बे में इनिशिएटर है और एक डब्बे में एक्टिवेटर है। आप इनको मिक्स करेंगे तो वो हार्ड हो जाएंगे। वो दोनों अलग अलग डब्बों में क्यों है? क्योंकि आपने उनको स्टोर भी करना है, वरना ड्यूरिंग स्टोरेज ही वो सारे के सारे हार्ड हो जाएंगे और आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आप उनको दोनों को आपस में मिक्स करेंगे, इस तरह की फॉर्म या शेप देंगे और फिर वो मिक्सिंग के बाद हार्ड होना शुरू होगा। Then we have light cured resins. They actually polymerize on application of light. आप लाइट देंगे तो वो मोनोमर यूनिट ज्वाइन करेंगे, वो पॉलीमर हार्ड होना शुरू होगा। फिर एक टाइप आती है हमारे पास पोर एंड क्योर रेजिन। ये बिल्कुल लिक्विड स्टेट में होते हैं, जैसे एक डिस्पोजेबल ग्लास में आपने कोई ड्रिंक डाली हुई है, इस तरह से ये होते हैं। और इनको मिक्स करके आप सांचे में या मोल्ड में डाल देते हैं। मोल्ड में डाल के आप फिर हीट अप्लाई करते हैं, यानी ये डो की फॉर्म में नहीं होते। दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, दे आर फ्लोई स्टेट, एंड वंस यू place them in the press, the heating system in the press will cure those resins, ठीक है। Why do we use them in dentistry? Polymers are used in dentistry because they have good aesthetic properties. They are available in a variety of shades, ठीक है। जिस तरह आप ये देखें कि आपके पास ये डेंचर बेस एक्रेलिक रेजिन्स हैं, ये पिंक कलर के हैं, ठीक है। ये पिंक कलर जो दैट इज एक्चुअली सिमुलेटिंग द कलर ऑफ योर ओरल म्यूकोसा। देन यू हैव डेंचर टीथ विच आर ऑफ aesthetic look. They are available in a variety of the shades. पेशेंट की complexion और उसकी रेस के हिसाब से इन डेंचर टीथ का शेड सेलेक्ट किया जाता है। Both of them are polymethyl methacrylate, but they are available in variety of shades. जो डेंचर बेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है, और जो टीथ के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। The denture base, the polymethyl methacrylate, which is being used for making denture teeth, has more cross-linking agents. ये ज़्यादा strong है और ये ज़रा ज़्यादा stiff है, ठीक है। As compared to the denture base, which is more brittle, क्योंकि denture base अगर आप ज़्यादा stiff और ज़्यादा strong इस्तेमाल करेंगे तो denture base वो form या shape नहीं ले सकती जो actually आपको patients के मुंह में लगाने के लिए चाहिए। So polymers are easily processed. You can easily process them using the simple technique. They are not technique sensitive. They have good aesthetic properties. Aesthetically, they are very pleasing. Plus, they are economical. They are cheap. Elastomers महंगे polymers हैं, मगर हर polymer जो है plastics, they are not very expensive. We have so many applications of plastics in our routine life. We can actually see जगह जगह आपको plastic नजर आता है because plastic is economical. It is easy to shape and it is easy to form. Then they are biocompatible. Polymers अमूमन biocompatible होते हैं, उनकी कोई hazards नहीं होते, लेकिन अब polymers के hazards आना शुरू हो गए, जिनके बारे में जिस तरह आपने सुना होगा कि कहते हैं कि जी प्लास्टिक की प्लेट्स को आप माइक्रोवेव में ना रखें क्योंकि ये डिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। बिस्फेनोल ए या बिस्फेनोल ए जो इनका प्रीकर्सर है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, और जो कि कार्सिनोजेनिक है, जिसके से कार्सिनोजेंस हो सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर हमें नॉर्मली इनके एसओपीज को फॉलो करें और जिस तरह का पॉलीमर उसको वैसे इस्तेमाल करें तो दे आर ऑल बायोकम्पैटिबल। दे हैव एडिक्वेट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर एस्थेटिकली प्लीजिंग, शाइनी भी होते हैं, दे आर स्लिपरी, दे आर सॉफ्ट एंड दे आर स्मूथ। ईज ऑफ मैनिपुलेशन, यू कैन ईजिली मिक्स देम एंड यू कैन ईजिली
मैनिपुलेट देम, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, चाहे हीट करना है चाहे लाइट देनी, कोई बहुत ज़्यादा टेक्निक सेंसिटिविटी नहीं है. केमिकली दे आर स्टेबल इन माउथ, ऑल्दो देयर इज़ द हैज़र्ड ऑफ पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज बट दैट इज़ नेग्लिजिबल. और अमूमन डेंटिस्ट्री में जो पॉलीमर्स को प्रोसेस किया जाता है तो इस तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं विच एक्चुअली कॉम्पनसेट फॉर द पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज ऑफ द पॉलीमर. ठीक है. बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी मीन्स बायो कंपैटिबिलिटी. दे आर टेस्टलेस, दे आर ओडरलेस, दे आर नॉन टॉक्सिक एंड दे आर नॉन इरिटेटिंग. बट इफ अ पेशेंट इज एलर्जिक टू एनी ऑफ द कंपाउंड ऑफ द पॉलीमर, क्योंकि आपने देखा कि एलर्जी तो आजकल किसी चीज़ से भी हो सकती है, इट्स बेटर टू यूज़ द ऑल्टरनेटिव पॉलीमर. वी हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स अवेलेबल. तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइज्ड कि अगर पेशेंट किसी एक प्रोडक्ट को एलर्जिक है पॉलीमर के, आपने जैसे डेंचर लगाया और आपको लगा है कि पेशेंट के मुंह में स्वेलिंग हो गई है, उसको दाने निकलना शुरू हो गए, तो यू कैन ईजिली सस्पेक्ट कि इसको एलर्जी हो गई है. तो बेटर गो फॉर अनदर पॉलीमर. आप किसी और का डेंचर बना दें, मेटल का बना दें, किसी और पॉलीमर का बना दें, ताकि पेशेंट को उससे एलर्जी ना हो. डेंटल एप्लीकेशंस ऑफ पॉलीमर्स. पॉलीमर्स आर यूज्ड इन डेंटल सीमेंट्स. जैसे ग्लास आयनोमर सीमेंट है, उसमें आपने पॉलीएक्रिलिक एसिड इस्तेमाल किया है. देन देयर इज पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट इन विच यू यूज्ड पॉलीएक्रिलिक एसिड अगेन. ठीक है. ये पॉलीएक्रिलिक एसिड जो है it has acrylic या resin groups in it. Then we use polymers in varnishes, क्योंकि varnishes में resins इस्तेमाल होते हैं. For restoratives we have dental composite resins which are used for making direct restorations, which are class 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then we have polymers and impression materials, for example elastomers, and for example we have पॉलीसेकेराइड पॉलीमर लाइक एल्जिनेट एंड एगार, जो कि नेचुरल सीवीड से बनते हैं. इसमें जो इलास्टोमर्स हैं दोज आर सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड वी हैव एल्जिनेट एंड एगार विच आर नेचुरल पॉलीमर्स. इस पे मैंने एक एमसीक्यू देखा हुआ है जो कि पास पेपर्स में आया हुआ था. देन वी हैव डेंचर बेस्ड सॉफ्ट लाइनर्स, जो कि आप डेंचर बेस के बाद पढ़ेंगे. दे आर ऑल्सो मेड ऑफ पॉलीमर्स. एंड देन वी हैव डेंचर बेस्ड मटीरियल्स विच आर मेड ऑफ पॉलीमर्स. डेंचर बेस्ड मटीरियल्स ये हैं जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं. ठीक है. दे आर ऑल्सो मेड ऑफ पॉलीमर्स. अच्छा, polymer is a long chain molecule. We all know they are formed by joining multiple small unit molecules which are called monomer. We either have copolymers. अभी थोड़ी different terminologies हैं. A copolymer is formed when two or more different types of monomers join together. ठीक है. कोपोलीमर वो होता है जिसमें मुख्तलिफ तरह के मोनोमर्स ज्वाइन करते हैं और वो ज्वाइन करके कोपोलीमर बना देते हैं. ये एक ऑल्टरनेटिंग कोपोलीमर्स हैं जिसमें एक जैसे मोनोमर यूनिट्स हैं मगर वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे रिपीट हो रहे हैं. Then we have random copolymers where the repetition of the monomer unit is not organized. ये random है. A है, B है, A है, फिर B A है. Then we have block polymers, यानी एक ब्लॉक्स की फॉर्म में मोनोमर यूनिट्स ज्वाइन कर रहे हैं, यानी तीन तीन के ब्लॉक्स में देखें जैसे आपको नजर आ रहा है. दे आर कॉल्ड ब्लॉक पॉलीमर्स. इस पे भी क्वेश्चन था पास पेपर्स में. दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग इट हियर. देन वी हैव ग्राफ्ट पॉलीमर्स. एक सिंगल बैकबोन के साथ मल्टीपल मोनोमर यूनिट्स ज्वाइंड हैं जो एक ही जैसे हैं और उस बैकबोन के साथ नीचे एज अ ब्रांच आपके पास ग्राफ्ट पॉलीमर जो कि अटैच्ड है. मेन बैकबोन के साथ आप कोई डिफरेंट पॉलीमर अटैच कर देते हैं. क्रॉसलिंक पॉलीमर्स वो होते हैं जिनमें पॉलीमर्स की चेन्स जो हैं, जैसे ये एक चेन है, ये एडजेसेंट चेन के साथ ज्वाइन करेगी. दिस इज कॉल्ड क्रॉस लिंकिंग. ठीक है. ये दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पॉलीमर. जो बिल्कुल स्ट्रेट पॉलीमर्स होते हैं उनमें ये होते हैं, क्योंकि जाहिर है उनमें सीधी सीधी ब्रांचेस जो हैं वो ज्वाइन करती जा रही हैं. तो दे आर कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स. और ये हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स होते हैं. इस तरह के होते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स. ये देखिए, ये स्ट्रेट है, ये दूसरी चेन के साथ ज्वाइन कर गया, ये तीसरी चेन के साथ ज्वाइन कर गया, इसने यहाँ से चौथी चेन के साथ ज्वाइन कर लिया, पांचवी छठी. सो दे आर एक्चुअली दे आर मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन द चेन्स. ठीक है. इन कनेक्शंस की वजह से चेन्स आर इंटरलिंक्ड. दे आर ऑल इंटरलिंक्ड. अब ये चेन्स मूव नहीं कर सकती. वंस दे कैन नॉट मूव इट मीन्स कि यू हैव मेड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ पॉलीमर जो बिल्कुल भी अब इलास्टिक या फ्लेक्सिबल नहीं है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो बहुत रिजिड है. ठीक है. जो बिल्कुल सख्त हो गया अब आप इस पर कोई और काम नहीं कर सकते. ठीक है. दीज क्रॉसलिंक्स आर एक्चुअली
क्रॉस लिंकेज इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस लिंकिंग एजेंट, जो कि पॉलीमर में डाला जाता है। और क्रॉस लिंकिंग एजेंट का क्या काम है? इट प्रोवाइड्स स्टिफनेस। इट इज ऑल्सो एन एमसीक्यू क्वेश्चन कि क्रॉस लिंकिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, या क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो है उसका क्या काम है। Cross linking actually improves hardness and stiffness of a polymer. It also increases the molecular weight because it is actually because of the cross linking agent that multiple polymer chains join together and they make a stiff and hard polymer. They increase crazing resistance. Crazing का मतलब ये होता है कि आपका जो पॉलीमर है इसकी सरफेस पे पहले तो स्ट्रेस पड़ने की वजह से मिनिमम क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाएं, ठीक है, हल्के हल्के छोटे छोटे क्रैक्स पड़े और वो सारे के सारी क्रैक्स आपस में ज्वाइन कर लें। जब वो क्रैक्स आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो फिर फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाएंगे। सो क्रेजिंग मीन्स दरारें पड़ना, फ्रैक्चर लाइंस पड़ना, फ्रैक्चर नहीं होना लेकिन दरारें पड़ जाना। तो इट्स बिकॉज ऑफ क्रॉस लिंकिंग एजेंट की क्रेजिंग रेजिस्टेंस भी इंप्रूव होता है और थर्मल रेजिस्टेंस भी इंप्रूव होते हैं बिकॉज दे इंप्रूव द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो होता है पॉलीमर का जिस पे पॉलीमर चेन्स जो हैं उनके दरमियान ये जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक बड़ा पॉलीमर है और सपोज इसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा 560 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रॉबेबली एट 561 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी पॉलीमर चेन्स जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी और ये नरम होना शुरू हो जाएगा। इट विल स्टार्ट लूजिंग इट्स स्टिफनेस क्योंकि ये जो बॉन्ड्स हैं, जो क्रॉस लिंकिंग के जो बॉन्ड्स बने थे, दे आर now breaking. It's because of cross-linking agent that this grazing resistance and this glass transition resistance जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर किसी पॉलीमर में क्रॉस लिंकिंग एजेंट डाल दिया जाए तो इट कैन एक्चुअली इंक्रीज इट्स ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर विच इज कॉल्ड TG। इस पॉलीमर में क्रॉस लिंकिंग एजेंट डाला गया है तो प्रॉबेबली इन सारे मोनोमर्स का मिला के जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर दैट वाज 560 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स एन एग्जांपल। जब उन्होंने क्रॉस लिंकिंग एजेंट डाल दिया तो उसने उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर 560 डिग्री सेंटीग्रेड से प्रॉबेबली 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज कर दिया, ठीक है। दीज आर द सिग्निफिकेंसेस ऑफ क्रॉस लिंकिंग एजेंट। क्रॉस लिंकिंग एजेंट पे भी नोट्स आए हुए हैं एमसीक्यूज में, मैंने नोट्स देखे हुए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एडिंग क्रॉस लिंकिंग एजेंट इन द पॉलीमर्स। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर जो एमॉर्फस मटेरियल में होता है। उसमें ये होता है कि मटेरियल्स जो हैं दे चेंज फ्रॉम अ हार्ड एंड रिलेटिवली ब्रिटल स्टेट टू अ मोल्टन या रबरी स्टेट, ठीक है, क्योंकि इसमें ये होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे कि पॉलीमर्स में प्लास्टिसाइजर्स डाले जाते हैं। जिस तरह से पॉलीमर्स में क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स डाले जाते हैं इसी तरह से क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स के इफेक्ट को कॉम्पनसेट या बैलेंस करने के लिए दे ऐड प्लास्टिसाइजर्स एज वेल। क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स इसको हार्ड या स्टिफ करते हैं पॉलीमर को और प्लास्टिसाइजर्स जो हैं वो उसको सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। जिस तरह क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स जो है उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इसी तरह प्लास्टिसाइजर्स जो है पॉलीमर का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम कर देते हैं। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो है जिस पे कि पॉलीमर जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। एक सॉफ्ट, एक हार्ड और ब्रिटल स्टेट से मोल्टन या रबरी स्टेट में चेंज हो जाता है क्योंकि उसके सेकेंडरी बॉन्ड्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। These are the secondary bonds. जिस पे टूटना शुरू हो जाएंगे that is the glass transition temperature of a polymer. A thermoplastic polymer actually softens on heating after reaching their glass transition temperature and they become hard on cooling. जैसे कि मैंने आपको बताया था denture based acrylic resins, ठीक है। इनकी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर तक जब इन्हें हीट किया जाता है तो फिर क्या होता है कि ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और वैसे तो उनको जब क्योर किया जाता है दे एक्चुअली क्योर ऑन हीटिंग, या आपने बना के रख दिया, लेकिन अगर इस डेंचर का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर सपोज 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप अगर इस डेंचर को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रख देंगे तो ये सारे का सारा जो है मेल्ट हो जाएगा और डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि जब पेशेंट्स के मुंह में जो डेंचर के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो एक्रेलिक रेजिन इस्तेमाल होते हैं, उनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर आपकी कॉफ़ी, चाय या हॉट बेवरेजेस से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये ना हो कि पेशेंट चाय पिए और उसका जो सारे का सारा डेंचर है वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाए, ठीक है। सो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर उस पर ये होता है कि जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं दे सॉफ्टन ऑन हीटिंग। इनको हमेशा हीट किया जाता है या इनको फॉर्म किया जाता है उनके ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, लेकिन अगर वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक्सीड कर जाए, उससे आगे चले जाएं तो वो सारे के सारे जो हैं वो
डिकम्पोज हो जाएंगे एंड दे बिकम हार्ड ऑन कूलिंग। जब उन्हें ठंडा कर लिया जाता है इसके बाद वो हार्ड हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स वो होते हैं दे डिकम्पोज ऑन हीटिंग। इनका यूजुअली कोई ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं होता। इनके एक्स लिंक्ड या एक्सेसिव ब्रांचिंग इनमें होती है। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स होते हैं और डेंटिस्ट्री में हम बहुत कम कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स को इस्तेमाल करते हैं। डेंटिस्ट्री में जो थर्मोसेट पॉलीमर्स का आपके पास जो आते हैं वो बहुत ना होने के बराबर हैं। यूजुअली हमारे पास डेंटिस्ट्री में थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं। जैसे कि हमारे पास इम्प्रेशन कंपाउंड है, आपने पढ़ा, जिसको आपने केक की फॉर्म में था, गर्म पानी में वाटर बाथ में डाल के आपने उसको मैनिपुलेट किया था। इम्प्रेशन कंपाउंड है और अब आप डेंचर बेस एक्रिलिक रेजिन्स पढ़ेंगे, वो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं। ठीक है। सो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो है, वो टेम्परेचर जिसमें सेकेंडरी बॉन्ड्स टूटते हैं, एक पॉलीमर सॉफ्ट, एक हार्ड और ब्रिटल स्टेट से सॉफ्ट स्टेट में चेंज हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स वो हैं जो हीटिंग पे सॉफ्ट हो जाते हैं, आप उनको फॉर्म दे सकते हैं, शेप दे सकते हैं और फिर उन्हें ठंडा कर लेते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए। ठीक है, जैसे कि एक्रिलिक रेजिन्स और जैसे कि इम्प्रेशन कंपाउंड। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को देखें तो ये वो टेम्परेचर है जिसपे पॉलीमर की रिजिडिटी भी डिक्रीज हो जाती है, जिसपे पहले पॉलीमर के सेकेंडरी बॉन्ड्स भी टूट जाते हैं, जिसपे पॉलीमर सॉफ्ट या फ्राइबल हो जाता है। ठीक है। इसमें ये कहते हैं कि जो रबरी पॉलीमर, जो लीनियर पॉलीमर्स हैं, उनकी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर रेंज कम होती है, वो जल्दी टूट जाते हैं, वो जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो आपके पास ब्रांच्ड पॉलीमर्स आते हैं, ठीक है, उनकी ग्लास ट्रांजिशन रेंज जो है वो उनसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और जिन पॉलीमर्स में सबसे ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, ठीक है, जिनमें ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा, जिनमें सबसे ज़्यादा चेन्स आपस में ज्वाइन हुई हुई, उनकी ग्लास ट्रांजिशन रेंज सबसे ऊंची है। Zoom pरोसिए ननी क्लास। So it is always obvious कि once the cross-linking agents concentration increase in the polymer, it will increase the stiffness and it will increase the rigidity of the polymer. Plasticizers are the materials which actually compensate or revert the action of the cross-linking agents. वो soft करते हैं इनको, ठीक है, वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर एक्सीड करने के बाद उन सेकेंडरी बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। ये प्लास्टिसाइजर्स जो हैं मटेरियल्स को सॉफ्ट करते हैं और उनको इस फॉर्म में लाते हैं कि आप उन पे काम कर सकते हैं, उनको शेप दे सकते हैं। ये पॉलीमर्स का फ्लो इम्प्रूव करते हैं। एक बहुत जो कॉमन एग्जांपल है हमारे पास प्लास्टिसाइजर की डेंटिस्ट्री में, दैट इज डाइब्यूटाइल फैथलेट। ये जब डाला जाता है तो पॉलीमर सॉफ्ट हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट पॉलीमर यू कैन एक्चुअली डो और यू कैन एक्चुअली फॉर्म द पॉलीमर। ठीक है जी। पॉलीमर्स में हमेशा मॉलिक्यूलर वेट एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जितने रिपीटिंग यूनिट्स हैं मोनोमर के, ठीक है, जैसे एक मोनोमर का जो कह लें कि मॉलिक्यूलर वेट सपोज 6 है, ठीक है, और आपने 1000 मोनोमर्स इस्तेमाल किए हैं, तो आप ऊपर लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय एक मोनोमर यूनिट का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीन्स 6000। तो उससे आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। यूजुअली एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। ठीक है, यूजुअली वी टेक द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। ये फॉर्मूला जो है इस वक्त मेरे ख्याल में आई थिंक न्यूमेरिकल फॉर्म में मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एक पॉलीमर को जब हम वेट करते हैं तो उसमें सिर्फ उसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाता है, और जितना जाहिर है मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी पॉलीमर की, और उसकी स्टिफनेस भी ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास इनहिबिटर्स होते हैं जो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को रोकते हैं, टर्मिनेशन करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। पॉलीमराइजेशन इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, अगर आप उसको नहीं रोकेंगे तो वो नहीं रोकेगा। दैट्स वाई दे ऐड इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स जब ऐड किए जाते हैं तो फिर वो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को स्टॉप कर लेते हैं, उसको रोक लेते हैं। प्लस जब उसको स्टोर करते हैं पॉलीमर को, तब भी वो ऑटोमेटिक जो पॉलीमराइजेशन है उसको भी इनहिबिट करते हैं। अदरवाइज इफ़ यू डोंट ऐड इनहिबिटर्स इन द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉलीमर्स, they will start polymerizing during the storage. ठीक है। Inhibitors are added to extend the shelf life during storage because they actually restrict spontaneous or automatic polymerization. It is because of inhibitors कि जब sunlight पड़ती है या normal light जब पड़ती है तो उससे polymerization शुरू नहीं हो जाती, क्योंकि polymers इतने sensitive होते हैं कि जब आपके पास एक पैकेट में है और once it is exposed to the tube light या sunlight थोड़ा सा भी, it will start polymerizing. It's because of inhibitors कि आप ड्यूरिंग स्टोरेज उसको सेव कर सकते हैं।
दे इनहिबिटर्स एक्चुअली प्रोलॉन्ग द वर्किंग टाइम। इट बिकॉज ऑफ इनहिबिटर्स का आप जब पॉलीमर को हाथ से फॉर्म दे रहे हैं, जैसे आप इंप्रेशन कंपाउंड पे काम कर रहे थे, उसको हाथ से फॉर्म या शेप दे रहे थे, वाटर बाथ में आपने डाला, सॉफ्ट किया और उसके बाद यू अप्लाइड इट ऑन द surface of the impression tray. So it was all made possible by the inhibitor. अगर inhibitor ना होता तो वो फौरन हार्ड हो जाता, ठीक है? It's because of inhibitor. The lecture was actually made from OneNote. मैंने तो OneNote से बनाया था, मेरा पहले का lecture है, but you can actually just prepare this lecture from Shahina Nusrat, and you can actually make this lecture from your lecture notes. It's not a very extensive lecture. It's just about the introduction and orientation of dental polymers. ठीक है? This was all about the structure of dental polymers. From Monday onwards, Dr. Mehreen and Dr. Mavish will start with the denture-based acrylic resins. ठीक है जी? वो आपका इसके साथ स्टार्ट करेंगे. If you have any questions, then please let me know. मेरे ख्याल में इसमें सब चीज़ें ज़्यादातर केमिस्ट्री के बारे में थी और मैंने रिपीट इसलिए की कि आपकी चीज़ें रिपीट हो जाएं. If you have any questions, you can ask me. This was all about the polymers. ठीक है? समरी अगर मैं दे दूं तो इट्स अबाउट कि हमारे पास पॉलीमर्स एंड इंडस्ट्री में डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं. वो एप्लीकेशंस मैंने सारी दी हुई हैं. इम्प्रेशन मटेरियल्स, रेस्टोरेशन, सीमेंट्स, डेंचर लाइनर्स, डेंचर बेस्ड रेजिन्स, इन सब में इस्तेमाल होते हैं. पॉलीमर्स 4 स्टेजेस में बनते हैं. इनिशिएशन, एक्टिवेशन, इनिशिएशन. थर्मोप्लास्टिक हीट करने पे पहले सॉफ्ट होते हैं. आप उन्हें वो फॉर्म या शेप दे सकते हैं जो आप उन्हें देना चाहते हैं. इसके बाद आप उन्हें जब वो ठंडा कर लेते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं. ठीक है? हीट का मतलब ये है कि आप जब तक उन्हें हीट नहीं देंगे आप उनको फॉर्म या शेप नहीं दे सकते. ठीक है? वो प्लास्टिक स्टेट में नहीं आएंगे कि आप उन पे काम कर सकें. लेकिन जब आप उन्हें ठंडा कर लेंगे तो वो फिर हार्ड हो जाते हैं. ठीक है? थर्मोप्लास्टिक रेजिन्स. थर्मोसेट वो रेजिन्स होते हैं जो जिनको अगर आप हीट अप्लाई करें तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी उन पे आप काम नहीं कर सकते, वो ऐसी स्टेट में नहीं आते, यानी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है? जैसे कि इम्प्रेशन कंपाउंड, आपने उसको हीट दी, आपने उसको वाटर बाथ में डाला, आपने उसके हाथ से डो बनाई, डो बना के उसको आपने इम्प्रेशन ट्रे पे लगा लिया और आपने देखा जैसे वो ठंड उसकी हीट निकलना शुरू हुई है तो इट बिकेम हार्ड. वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग हो गया था, सॉफ्ट, मतलब अब आप उस पर काम नहीं कर सकते थे. दोज आर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स. जी, एनी अदर क्वेश्चन? Polymers, they are made in 4 stages: activation, initiation, propagation and termination. फिर इसमें क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स और प्लास्टिसाइजर्स. क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स और प्लास्टिसाइजर्स पे भी मैंने बहुत दफ़ा क्वेश्चन देखा है. इन पे लेक्चर नोट्स आ जाते हैं. कभी कहते हैं नोट्स लिखें, कभी कहते हैं आंसर जवाब दें कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है. और ये भी क्वेश्चन होता है कि ब्लॉक पॉलीमर और ये जो सारी टोपोलॉजी है, लीनियर पॉलीमर, ब्लॉक, ग्राफ पॉलीमर्स, उस पर भी मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, वो भी आता रहा है. So if you want to ask any other question, you can ask me. इसके अलावा पॉलीमर्स इसलिए डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं कि इनको प्रोसेस करना इजी है, इनकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर एस्थेटिकली प्लीजिंग, केमिकली स्टेबल इन माउथ. होती है श्रिंकेज लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होती है और ऐसे प्रोसेस और टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके वजह से श्रिंकेज को कॉम्पनसेट कर लिया जाता है. देन दे आर बायोलॉजिकली कंपैटिबल, they are tasteless, they are odorless, they are non-toxic and they are non-irritant. ठीक है जी? If you have any question, you can ask me. I am here for good 10 minutes. फिर I'll leave inshallah. तो if you have any question, you can ask me from this chapter. सीमेंट्स में से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीक एक असाइनमेंट दूंगी. आई थिंक अब हमारे पास इस वक्त वीकेंड है. वीकेंड विद सीमेंट्स में से एक तो मैंने आपको कराई थी लाइनर्स, बेसेस और लूटिंग एजेंट्स वगैरह की. और इसके अलावा हाँ उमैद, आपने उन स्टूडेंट्स के नाम डॉक्टर मेरीन को सेंड किए हैं जिनके नाम उस हाँ आईएसओ ग्रुप वाली भी करनी है उमैद, लेकिन इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं, मैं वो भी अनाउंस कर देती हूँ. उससे पहले डिड यू सेंड द नेम्स ऑफ दो स्टूडेंट्स जिनके नाम उस लिस्ट में मिसिंग थे जो मैंने बताए थे? मैंने 17 स्टूडेंट्स के नाम बताए थे और उसमें सिर्फ उन बच्चों के नाम ऐड होने हैं जो कि जिनकी सप्ली नहीं है, जो फ्रेश स्टूडेंट्स थे. तो डेफिनेटली उसमें 5 या 6 बच्चों के नाम मिसिंग थे. तो जिनके नाम मिसिंग थे
वो और आप लोगों के अपने नाम जिन्होंने पहले जमा करा दी थी वो सब करके आप डॉक्टर मेरीन को दे दें ताकि वो लिस्ट को अपडेट कर लें, ठीक है जी। बेटा जो सेकंड असाइनमेंट है इट इज़ अबाउट आईएसओ क्लासिफिकेशन। आपने अभी तक जितना कुछ पढ़ा हुआ है ना, आपने उसमें से ढूंढ के लिखना है कि आईएसओ क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ है। एक तो जिप्सम की है, ठीक है, कल मैंने आपको कराई है रेजन सीमेंट्स की। इसके अलावा देख लीजिए कि सीमेंट्स में किसी और जगह पे अगर आईएसओ क्लासिफिकेशन है तो यू हैव टू राइट दिस होल क्लासिफिकेशन ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड यू हैव टू सेंड द पिक्चर टू डॉक्टर मेरीन, ठीक है। एक दफ़ा आप सारे उमैद को भेज दें और इसकी जो डेडलाइन है वो आपकी है मंडे तक। इतनी लंबी चीज़ नहीं दी मैंने आपको, मंडे तक इसकी डेडलाइन है, ठीक है। आई लास्ट डॉक्टर मेरीन की जो बाकी की 6 असाइनमेंट्स है, 5 असाइनमेंट जो असाइनमेंट नंबर 2 की थी जो रहती थी वो आपको मिली है या नहीं मिली है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉलीमर्स। नेक्स्ट आपका यूथ सेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा। ये पॉलीमर्स वाला तो सिंपल सा चैप्टर था। So you have no question right now? You don't want to ask any question from this chapter? ठीक है जी। I'll see you all after your test on metals, ठीक है, maybe next week or maybe next to next week। जी, असाइनमेंट नंबर 2 सप्ली वालों ने सबमिट नहीं करानी थी। मैंने यही कहा है कि अब असाइनमेंट नंबर 2 और अब जो असाइनमेंट नंबर 3 अब आपकी आ रही है, ये वही बच्चे सबमिट कराएंगे जिनकी सप्ली नहीं थी, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं। तो आई नो कि टोटल आई थिंक 21 या 22 स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं की मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। 17 के नाम है मेरे पास, तो बाकी बच्चों के नाम मुझे चाहिए। उन 17 में मैं डॉक्टर मेरीन से भी ये कंफर्म कर लूँगी और आपसे भी उम्मीद कर लूँगी कि इनमें सप्ली वाले बच्चे तो नहीं हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने करा भी दी थी, ये मुझे याद है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑल ऑफ यू।